और लगातार हम सीटों का अपडेट भी आपको दे रहे हैं, यानी कि कांग्रेस ने जैसा कि कहा था, जैसा ऐलान किया था कि शुभ मुहूर्त में कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी, वैसा ही कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी, उनसे भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सीट को लेकर अपडेट भी हमारे साथ शरद जी मौजूद हैं, जो कि हमें सीट को लेकर अपडेट दे रहे हैं। और अभी तक सर हमने हाई प्रोफाइल सीटों की बात की थी कि हाई प्रोफाइल कितनी सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी उतारे, लेकिन अगर उन हाई प्रोफाइल सीटों में भी देखें तो अभी भी कई बड़े नाम ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें, मेरे पास कुछ दिमनी से जो हैं उनकी अगर बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर एक वो नाम हो गया, गोपाल भार्गव का एक नाम हो गया रहली से। तो अभी भी ऐसी कई सारी सीटें हैं जो कांग्रेस ने होल्ड करके रखी हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल ठीक कहा है नैन्सी आपने, और इसके पीछे की वजह शायद ये हो सकती है कि अभी भी कुछ मंथन उस दौर के या उन सीटों को लेकर चल रहे हों, जिसको लेकर अभी मैं देख रहा था कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उन्होंने एक तंज भी कसा है कि छिंदवाड़ा जो मंथन हुआ इतने दिनों का, ये सब होने के बावजूद में भी जो छिंदवाड़ा है, केवल छिंदवाड़ा को छोड़ करके उस जिले की किसी और दूसरी सीट पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इस पहली सूची में नाम तय नहीं कर पाया। तो इसको लेकर राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम लगातार पीछे दिखा रहे हैं कि जिन सीटों पर स्थिति साफ हो गई है, भारत सिंह जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, भारत सिंह कुशवाहा, साहब सिंह गुर्जर, बड़ी बड़ी सीटें हैं। मोहन सिंह राठौर सिंधिया के करीबी माने जाते हैं, भीतरवार से लाखन सिंह यादव ये मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार। इमरती देवी सबसे चर्चित चेहरा सिंधिया के साथ आने वालों में, और सुरेश राजे, इन दोनों के बीच का जो बैटल हाल ही में हुआ था वो भी बहुत चर्चित रहा। तो काफी मुझे लगता है कि अभी नरोत्तम मिश्रा अवधेश नायक दतिया से जो है, यानी कि इन जगह पे जो चुनौती है वो वाकई में कांटे वाली रहेगी। कई इस तरह की जो संभव है कि अब इस नजरिए से देखेंगे तो अभी तो बीजेपी की भी कई जो नाम है वो अभी तक सूची में, क्योंकि 94 लगभग अभी जो सीटें हैं उन पर और उनको जो नाम है अनाउंस करना है बीजेपी को। तो इस नज़रिए से अगर देखेंगे, जैसा हम लगातार अपने ग्राफिक्स के जरिए अपनी वीडियो वॉल पर दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी के जरिए कि आखिरकार किस तरीके का जो समीकरण है इन हाई प्रोफाइल बड़ी सीटों पर बनेगा, तो ये है। और जिन सीटों पर नाम तय नहीं हो पाया है नैन्सी, उनके पीछे की वजह ऐसा लगता है कि अभी कई और स्तर की जो चर्चा है हो सकता है वो करनी हो। क्योंकि इस सूची में भी देखें, जैसा कि मैं कह रहा हूं बार बार, केपी सिंह का जो एक नाम है शिवपुरी से, वो नाम बहुत चौंका रहा है, क्योंकि वो इससे पहले तक पिछोर से जो है चुनाव लड़ते रहे थे, और पिछोर से 6 बार से उन्होंने जो है चुनाव लड़ा है। वो भी वरिष्ठ नेता है और पिछली बार मंत्री बनने की रेस में भी थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। हालांकि वो बन नहीं पाए थे और उसको लेकर भी कुछ नाराजगी उनके मन में थी। लेकिन इस तरीके के फैसले भी, माफ कीजिए, इस सूची में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अभी बदलाव जो है कांग्रेस पार्टी ने किए हैं इन बैटल के अलावा भी। तो अभी हो सकता है कि कुछ और मंथन जो है उन सीटों पर करना हो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आचार संहिता प्रभावी हो गई है और 17 तारीख जो है वो मतदान की तारीख है, और आज अगर हम देखें तो 15 यानी कि 30 और 2 केवल 32 दिन है। मुझे लगता है 32वें दिन तो चुनाव हो रहे होंगे। तो बहुत कम समय बचा है प्रत्याशियों के लिए जो तय हो रहे हैं प्रचार में जाना, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र में हर जगह तक पहुंच पाना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात ये कही जा रही थी कि जिस तरीके से इमरती देवी हैं और उन्होंने भी पहले, और सुरेश राजे हैं, तो उनके एक तरीके के इशारे हो गए थे कि आपको जो है चुनाव लड़ना है, आप अपनी तैयारी करते रहें, ऐसा निकल के सामने अंदरूनी एक इनपुट दे दिया था पार्टी ने कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो वो अंदरूनी स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे थे। घोषणा आज हुई, अभी भी कई सारे नाम बाकी हैं। देखने वाली बात होगी कि उन नामों पर जो पार्टियां हैं वो किस किस को उम्मीदवार के तौर पर उतारेगी। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, लगातार हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं कि अभी तक सीटों का क्या समीकरण रहा था, और अब जब नामों का ऐलान हो गया है तो उसके बाद क्या कुछ समीकरण बनेगा। हाई प्रोफाइल सीटों की अभी तक हमने बात की थी, आपके लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी जो सूची जारी की गई है, क्या कुछ मायने निकाल कर सामने आएंगे? ये बहुत हद तक कुछ तय थे। आप देखिए कि अधिकतर नाम वही हैं जो पहले से तय थे। जैसे मैं सुन रहा था अभी शरद जी को, जो वो कह रहे थे कि भाई इन्हें पहले से हिंट दे दिया गया था कि भाई आप जाइए और तैयारी करिए। कुछ एक चीजें हैं, जैसे आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री जहां जहां से लड़ रहे हैं या सांसद जहां जहां से लड़ रहे हैं,
तो कुछ सीटें राकेश सिंह वाली में तो जरूर कर दिया, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते वाली सीट उन्होंने रोक ली, और भी कुछ नरेंद्र तोमर वाली सीट भी उन्होंने रोक ली। तो ऐसे कुछ रोक ली। भोपाल से पीसी शर्मा, बहुत हैरत की बात है कि वो बिल्कुल तय था कि वो नाम, और संभवतः तय है भी, लेकिन अभी इसमें अनाउंस नहीं है। पीसी शर्मा का मैं नाम देख रहा हूं कि इसमें नहीं है। तो ऐसे कुछ एक नाम है जो किसी योजना के तहत रोके गए होंगे। मुझे लग रहा है कि कुछ सीटें भी शायद कांग्रेस आने वाले दौर में शिफ्ट कर सकती है। जैसे अभी मैंने फग्गन सिंह कुलस्ते का जिक्र किया, तो वहां से डॉक्टर अशोक मरस्कोले अभी तक चुनाव लड़ते थे। बहुत संभावना है कि उन्हें शायद मंडला शिफ्ट कर दें, इसी वजह से रोका गया होगा, क्योंकि आप देखें लिस्ट में मंडला भी नहीं है और निवास भी नहीं। तो ये हो सकता है कि भाई इस वजह से रोका गया होगा। कमलनाथ भी इस लिस्ट में नहीं है उनका नाम। हालांकि तुलनात्मक तरीके से अगर हम देखें तो बहुत प्रवीण जी, मैं कमजोर नहीं है। एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूंगी। कमलनाथ का नाम छिंदवाड़ा से तय कर लिया गया है। संभवतः हो सकता है मुझसे स्लिप हुआ। हालांकि एक जो बात है वो ये है कि अभी तक जो ये लिस्ट है ये वैसी कमजोर नहीं दिख रही है जो बीजेपी क्लेम जरूर कर रही है। बीजेपी के आप ट्वीट देख रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी ट्वीट किया, लेकिन वैसी ऐसी कमजोर नहीं है कि लिस्ट को देख के ये कहा जाए कि बीजेपी के लिए एक तरफा है। ये मैं सहमत जरूर हूं कि इनके पास वक्त कम है, लेकिन दूसरी बात ये भी इस पे लागू हो जाएगी कि इन्हें पहले से बहुत सारे लोगों को पहले से ये संकेत दे दिए गए थे कि वो वहां से चुनाव लड़े। बिल्कुल, यानी कि संकेत पहले दे दिए गए थे, घोषणा अभी की है और अभी भी कई सारे नामों के और ऐलान होने बाकी हैं। लेकिन एक जो अभी देख पा रहे हैं कि अभी इस सूची में जनरल कैटेगरी के 47 नाम रखे गए हैं, एससी के 22, एसटी के 30, यानी कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और अगर इसको कैटेगरी वाइज हम बांटें तो महिलाओं को 19 जो है टिकट, 19 महिलाओं को टिकट दिया गया है बीजेपी की तुलना में। और कांग्रेस की तुलना अगर हम करें वर्ग विशेष को लेकर, तो क्या मायने निकाल कर? देखिए, दोनों बातें हैं जो आपने बिल्कुल ठीक कहा। भाई इस लिस्ट में जनरल है 47, जो अल्पसंख्यक हैं वो 6 हैं, ओबीसी 39 हैं, और एससी 22 और एसटी 30। तो कांग्रेस राजनीति भी हम बीते वक्त से देख रहे हैं, राहुल गांधी के भाषण से लेकर प्रियंका गांधी के भाषण तक के इन्हीं वर्गों की राजनीति ज्यादा कर रही है, इन्हीं वर्गों की पैरवी ज्यादा कर रही है। तो जाहिर बात है कि उसने इस पर भी होमवर्क किया होगा। एक महिलाओं का जो आपने जिक्र किया कि भाई 19 महिलाएं, तो महिलाओं को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इसमें मिला है। बहुत ज्यादा मतलब अधिक आयु वाले लोग भी इसमें ज्यादा नहीं है। ये जरूर दिलचस्प एक बुधनी का जरूर जिक्र करना चाहूंगा मैं कि जब रामायण, हालांकि रामायण 2 उतनी लोकप्रिय नहीं हुई जितनी रामायण पहली वाली लोकप्रिय हुई थी, लेकिन फिर भी उनके जो हनुमान बने थे विक्रमताल, वो शिवराज के सामने लड़ेंगे। अब वो कितनी टक्कर दे पाते हैं इसमें थोड़ा संशय है, क्योंकि शिवराज का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला इलाका है बुधनी। लेकिन फिर भी चर्चित तो हो जाएगी वो सीट, चर्चा में तो आई जाएगी, और हो सकता है थोड़ी मेहनत भी ज्यादा हो जाए शिवराज जी को। सर, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सूची आई है उसमें कुछ नाम शामिल ना होना चौंका रहा है। मसलन अगर वीरेंद्र रघुवंशी की बात करें तो कुछ दिनों पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी, बतौर विधायक वो कोलारस से थे, और ये कहा जा रहा था कि संभव है कि उनको कांग्रेस पार्टी में कहीं टिकट मिल सकता है, या तो शिवपुरी से मिल सकता है या कोलारस से मिल सकता है। लेकिन इस सूची में जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें शिवपुरी से केपी सिंह को मैदान में उतार दिया गया है, जबकि पिछोर उनकी जो पारंपरिक सीट है वो थी, और कोलारस से बैजनाथ यादव को मैदान में उतार दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि वीरेंद्र रघुवंशी जी की स्थिति अब क्या होगी, और उनको शामिल न करने की कोई खास वजह आपको लगती है? देखिए, अगर आपको याद हो शरद, जितने भी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे थे और उसमें जो भी मीडिया सवाल कर रहा था कमलनाथ से, तो वो एक बात जरूर बहुत वजन के साथ कह रहे थे कि इनको टिकट देना और इनको चुनाव लड़वाना ये जो लोकल बॉडी है वो तय करेगी। मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कहा था लोकल बॉडी यानी उनका जिलाध्यक्ष, उनकी डिस्ट्रिक्ट की जो यूनिट है वो। तो संभव है कि भाई डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने ये इनपुट दिया होगा कि ये आपने शामिल तो कर लिया, लेकिन ये हो सकता है कि हमारे जो कैंडिडेट की तुलना में उतने मजबूत ना हो। ऐसे में फुटबॉल की जैसी स्थिति बन जाती है उन लोगों की जो पार्टी छोड़ के जाते हैं इस उम्मीद से कि उन्हें अवसर मिलेगा। तो हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है कि भाई जब लोकल विरोध बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक बात गौर करने वाली बात है कि कमलनाथ के लिए बिल्कुल बिना संकोच हम ये बात कह सकते हैं कि एमपी की सियासत का ये आखिरी इलेक्शन है। यदि वो हार गए तो वो पूरी ताकत लगाएंगे, किसी भी सूरत में कोई भी ऐसा जोखिम नहीं लेंगे। एक भी सीट का मुझे लगता है कि जहां पे कोई
तुष्टिकरण कर दें या जहां पे सिर्फ नाम के लिए टिकट दे दें। जाहिर बात है कि राहुल गांधी और कमलनाथ दोनों के अलग अलग सर्वे हुए और हो सकता है कि सर्वे में ये नाम फिट नहीं रहा होगा, इस वजह से उन्हें इन नहीं किया। एक चीज और मैं देख रहा हूं सर कि इसमें जो करीबन 40 ऐसे नाम हैं जो नए हैं और 35 नाम ऐसे हैं जो हारे हुए नाम हैं, उनको टिकट दिया गया है और करीब 65 जो टिकट ऐसे हैं वो 50 साल से कम उम्र के दिए गए हैं इस पूरी सूची में। तो क्या लगता है कि इस बार युवा तो नहीं कहेंगे 50 साल के, राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो यंग फेसेस हैं उनको भी कहीं ना कहीं मौका दिया गया है? हाँ बिल्कुल, आप इनकी पिछली कैबिनेट भी देखें कमलनाथ की, तो वो पूरी युवा थी, अधिकतर उसमें युवा चेहरे थे। और इसमें मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी की टीम है उसका ज्यादा प्रभाव रहा होगा, क्योंकि इन्होंने 3 चरण के सर्वे कराए और खबरें कुछ ये भी आई कि कई बार प्रदेश कांग्रेस के सर्वे के कुछ नामों को राहुल गांधी ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये मेरे सर्वे से मैच नहीं करते। तो जब अगुवाई 2 युवा कर रहे होंगे कांग्रेस की तरफ से, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन अगुवाई तो 2 लोग करते हुए दिख रहे हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तो जाहिर बात है कि हर टिकट में उनकी छाप जो है वो साफ दिख रही होगी। और दूसरी बात यह भी है कि एक बड़ा जोखिम पके पकाए नेताओं के साथ ये होता है कि उनके बैगेज ज्यादा होते हैं, उनकी लोकल में विरोध ज्यादा होते हैं, उनकी बहुत सारी जो पूर्ववर्ती काम है वो आड़े आ जाते हैं। तो संभव है, जैसे मैंने कहा शरद, के किसी भी सूरत में पार्टी इस मूड में चल रही है कि वो भी जानती है कि अगर इस बार कांग्रेस यहाँ से हारी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो शायद इसी वजह से इतना ज्यादा होमवर्क किया गया होगा। बिल्कुल प्रवीण जी, साफ देखा भी जा सकता है सूची में कि वाकई में एक लंबा चौड़ा होमवर्क करने के बाद ही ये सूची जारी की गई है और दमदार भी एक तौर पर इस सूची को कह सकते हैं बीजेपी के सामने। आपका बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं हम हर एक सीट का, और अभी हाई प्रोफाइल सीटों पर कुछ विश्लेषण किया था, कुछ एक सीटों के नाम भी सामने आए थे, जैसे कि इंदौर एक की अगर बात कर लें तो संजय शुक्ला को यहां पर उतारा है कांग्रेस ने, और बीजेपी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय यहां है। नरेला की बात करें तो मनोज शुक्ला और उनके प्रतिद्वंदी विश्वास सारंग, ये कुछ आपको प्रतिद्वंदी भी इस वक्त टीवी पर दिखा रहे हैं। सबलगढ़ सरला विजेंद्र, उसके बाद अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया, हेमंत कटारे कांग्रेस की ओर से, और लाहौर से बात करें तो बीजेपी के अमरीश शर्मा, और लाहौर से ही डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस की ओर से। ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा, ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस के साहब। इसके अलावा भितरवार से लाखन सिंह यादव कांग्रेस की ओर से, तो बीजेपी के मोहन सिंह राठौर हैं, यानी कि, और एक और जो सबसे चर्चित इमरती देवी नाम डबरा से, उनके प्रतिद्वंदी सुरेश राजे। लगातार एक एक सीट पर विश्लेषण कर रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। और एक और बात कि इस सूची में जनरल कैटेगरी के 47 लोग शामिल हैं, एससी के 22, एसटी के 30। नरोत्तम मिश्रा के प्रतिद्वंदी अवधेश नायक दतिया से दोनों चुनाव लड़ेंगे। कितना माहौल तैयार कर पाएंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि समय अब बेहद ही कम बचा है, महज 32 दिन बचे हैं। 32 दिन बाद मतदान होना है। आपको बता दें कि मतदान में सिर्फ अब 32 दिन बचे हैं और कांग्रेस की सूची 32 दिन पहले आई है। जैसा कि ये कयास ही लगाया जा रहा है कि शायद इनपुट इन नेताओं को पहले दे दिया गया होगा, जिस वजह से एक माहौल तैयार करना इन्होंने शुरू कर दिया होगा। जब अब आधिकारिक तौर पर घोषणा हो गई है तो अब जाकर दमखम के साथ में ये सभी नेता मैदान में उतरेंगे और एक माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। सबलगढ़ से सरला विजेंद्र रावत और वैजनाथ कुशवाहा, ये दोनों आमने सामने। अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया और हेमंत कटारे, ये दोनों आमने सामने हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। लाहौर से अमरीश शर्मा, डॉक्टर गोविंद सिंह। और चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी हमारे साथ में लगातार स्टूडियो में ही मौजूद है। शरद जी, देख पा रहे हैं प्रवीण जी ने भी जिस तरह से जिक्र किया है कि अभी कुछ एक हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी हैं जिन पर नाम घोषित नहीं किए गए हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, यानी कि होमवर्क की अभी और भी जरूरत है। और देखिएगा होमवर्क तो हो ही रहा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज सूची आई बिल्कुल सुबह सुबह के वक्त में उम्मीद लगाई जा रही थी, आमतौर पर जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको लग रहा था कि शायद 12-1 बज जाएगा सूची आने में, लेकिन ये सूची एकदम से बिल्कुल सुबह में आ गई। इसका मतलब ये है कि जो होमवर्क था वो संभवतः पहले कर लिया गया होगा कांग्रेस पार्टी
की ओर से सिर्फ इस बात का इंतज़ार था कि तिथि जो है वो बस बदल जाए श्राद्ध पक्ष की नवरात्रों में और इसको जारी कर दिया जाए। तो जहाँ तक बात मंथन की है तो वो मंथन दिखाई भी दे रहा है, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की आज आई हुई पहली सूची जो 144 जो नाम है उनकी करें, या इससे पहले जो बीजेपी की सूचियाँ आई थी 39 फिर एक नाम की आई और फिर 57 नाम की एक सूची आई थी जो जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर उनके करीब 24 जो कैबिनेट के नाम हैं मंत्रियों के वो शामिल थे। तो जहाँ तक बात इस एनालिसिस की है कि होल्ड किए गए हैं, तो उसको इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि बीजेपी की भी ओर से जो सूची जारी की गई खास तौर से और हाई प्रोफाइल के बारे में बात करें, यानी कि वो चेहरे जो मंत्री थे उनमें से हम देखेंगे तो करीब 8 जो है नाम वो अभी बीजेपी में भी होल्ड किए गए हैं। तो होल्ड सिर्फ यही हो ऐसा नहीं है, बड़े नामों की बात कर रहा हूं। और अगर टोटल नंबर्स में हम देखें तो करीब 94 नाम और आना अभी बीजेपी के बाकी हैं। उनमें से 8 मंत्री हालांकि हैं तो 9, लेकिन क्योंकि शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया मना कर चुकी हैं चुनाव लड़ने से, लेकिन मैं यहाँ फिर कहूंगा ये फैसला अभी तक जो सामने आया है वो यशोधरा राजे सिंधिया की ओर से सामने आया था। पार्टी ने क्या फैसला किया है उनके लिए ये तो तभी साफ होगा जब वो सूची आ जाएगी। तो इस लिहाज से तो देखें तो 9 जो नाम है वो बड़े नाम यानी कि जो मंत्री हैं वो होल्ड किए गए। उनमें भी ये कहा जा रहा था कि जो नाम होल्ड किए गए हैं बीजेपी में, उसके पीछे की वजह यह है कि संभव है कि अगर यशोधरा को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो खुद चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं, तो बाकी के नाम इसलिए भी क्योंकि हो सकता है कि उनके टिकट कट जाएं। सर्वे रिपोर्ट्स में उन 8 मंत्रियों की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। हालांकि इसमें खास बात ये भी थी कि उसमें सिंधिया समर्थक भी 2-3 मंत्री हैं। उनके अगर हम महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात करें, ब्रजेंद्र सिंह यादव की बात करें, उनके नाम भी जो है उसमें होल्ड थे। तो ये भी कहा जा रहा था कि ये संभव है कि इनके नाम कट सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ अनुमान ही है क्योंकि उन सीटों पर किसी दूसरे प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किया गया। इसलिए हम जब चर्चा कर रहे थे बीजेपी की सूची आने के बाद तो यही कर रहे थे कि वो नाम होल्ड किए गए हैं अभी माफ कीजिए, वो नाम तय होंगे या नहीं होंगे ये तो सूची आने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से देख भी पा रहे हैं, जब बीजेपी की सूचियां आई थी, चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो या चौथी हो, उसके बाद में बगावती सुर कहीं ना कहीं तेज हो गए थे बीजेपी में। और फिर उस उम्मीद से बीजेपी छोड़ कुछ लोगों ने घर वापसी भी की थी, कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिन्हें अब देख पा रहे हैं 2 नाम ऐसे निकल कर आए हैं। एक बड़ा ही चौंकाने वाला नाम वीरेंद्र रघुवंशी, दूसरा दीपक जोशी। ये 2 नाम बेहद चौंका रहे हैं कि इन्हें टिकट नहीं दिया गया है। तो क्या माना जाए शरद जी की क्या कांग्रेस में भी इस प्रकार की कोई तस्वीर बन सकती है? क्या बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं? अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि उन नेताओं के पास अब पाने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो कुछ खोना था वो तो खो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो सीटें थीं उन सीटों पर तो पार्टियों के तो कम से कम नाम अनाउंस हो गए हैं। अब उनके पास जो विकल्प बचते हैं वो विकल्प या तो आम आदमी पार्टी का बचता है, या उनके पास विकल्प बीएसपी का बचता है, या फिर उनके पास जो विकल्प बचता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का बचता है। तो इनके पास अब इन विकल्पों के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो नाम है वो अनाउंस हो गए हैं बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। तो उन नेताओं का अब राजनीतिक तौर पर भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे जो नेता हैं वो जब चुनाव मैदान में होते हैं तो वो एक त्रिकोणीय मुकाबले की ओर जो मुकाबला है उसको ले जाते हैं, और उसमें से किसी एक पार्टी को या एक पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान उठाना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर दक्षिण जो विधानसभा सीट है उसमें पिछली बार का जब चुनाव हुआ था तो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से जो बीजेपी की नेता थी समीक्षा गुप्ता वो भागी हो गई थी, जिसका नुकसान नारायण सिंह कुशवाहा को उठाना पड़ा था, और प्रवीण पाठक जो कांग्रेस के हैं वो चुनाव जीत गए थे। बिल्कुल, यानी कि समीकरण कई सारे बनेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे सामने निकल कर आएंगे। दर्शकों को एक रिएक्शन भी बताते हैं, चूंकि जब से टिकटों का ऐलान हुआ है तो अब जिन्हें प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया है उन सबकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। भोपाल मध्य से कांग्रेस से आरिफ मसूद को उम्मीदवार बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने बीएस टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो पहले सुनाते हैं दर्शकों को। कांग्रेस ने अपनी 144 सीटों पर पहली सूची जारी की है, जिसमें भोपाल मध्य विधानसभा से एक बार फिर से आरिफ मसूद को टिकट दिया गया है। कांग्रेस आला कमान ने आरिफ भाई आप पर भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद दूंगा, मालिक का शुक्र अदा करेंगे, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को करेंगे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, हमारे ऑब्जर्वर
जितेंद्र भंवर सिंह जी, रणदीप सुरजेवाला जी, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी, सबका धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने दोबारा भरोसा दिखाया। सर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? विकास के मुद्दे हमारे, जो विकास किया उसी पर जाएंगे, और जो बीजेपी ने विकास नहीं किया उसके लिए। दो क्षेत्र आपकी विधानसभा में लगते हैं, पुराना शहर, नया शहर, दोनों के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहेगी? मैंने तो पहले ही नया और पुराना खत्म कर दिया, नया पुराना सब एक कर दिया। मैं एक लाइन पे एक जैसा काम कर रहा हूँ। इंसानियत, संविधान, दूसरा कोई लेना देना नहीं, मोहब्बत, नफरत समाप्त। 144 की लिस्ट आई है पहली, 144 में क्या उम्मीद? भोपाल की तीनों जीत गए और बाकी प्रदेश में 100% जीत रहे हैं। मैंने 144 के 144। हम लोग 150 के पार जाएंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए आप। कांग्रेस की सरकार मजबूती के साथ बनेगी, कोई खरीद फरोख्त नहीं हो पाएगी अब। सर 2018 में आप विधायक बने थे, सरकार आई थी उस समय, फिर 15 महीने में चली गई थी। क्या कुछ मुद्दे थे, क्या कुछ विकास के काम जो रह गए थे अब करना चाहिए? बहुत सारे रह गए, अस्पतालों का रह गया था, नौजवानों को रोजगार का मुद्दा था जो रह गया, दोबारा हो जाएगा, सरकार रहेगी तो पूरा होगा। तो ये थे हमारे साथ भोपाल मध्य विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक आरिफ मसूद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मोहब्बत की दुकान खुलेगी, 150 पार सीटें होंगी और भोपाल की जनता का पूरा भरोसा और आशीर्वाद कांग्रेस को मिलने जा रहा है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल। तो ये भोपाल मध्य से कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ मसूद, जिन्होंने ये बात की। शरद जी, आपने एक बात यहाँ पर ये नोटिस की होगी कि जो एक स्लग दिया गया है कि मोहब्बत की दुकान, कांग्रेस अक्सर इसी स्लग के ऊपर अब पूरी जो है अपने बयान भी देती हुई आती है कि मोहब्बत की दुकान, और आरिफ मसूद ने भी उसी बात का जिक्र कर दिया कि मोहब्बत की दुकान एक गारंटी के साथ में सभी ये कह रहे हैं कि 150 से ऊपर सीटें बना पाएंगे। देखिए, ये तो दावे हैं, दावे दोनों पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। अभी वीडी शर्मा का मैं एक और ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो सूची आई है वो बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने वाली है। तो इस तरीके के जो दावे हैं वो तो हैं, लेकिन हाँ, मोहब्बत की दुकान अगर हम देखें तो जब से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी पूरे देश भर में, उस यात्रा के बाद से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसको अपना एक तरीके से एक अस्त्र बनाने की जो कोशिश है वो की है। और उसमें उनको ये लगता है कि क्योंकि जिस तरीके का स्टैंड बीजेपी कर रहा है, हालांकि बीजेपी बार बार ये कहती है कि ये मोहब्बत की नहीं, ये जो है दुकान वो नफरत की दुकान की बात है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, अभी और आती रहेंगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि दरअसल जो दक्षिण पश्चिम सीट है उसका नाम अनाउंस न होना इस सूची में नैन्सी थोड़ा सा चौंका रहा है, क्योंकि पीसी शर्मा एक कद्दावर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और जैसा आपको याद हो कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ की, तो उसमें वो जनसंपर्क विभाग के मंत्री भी बनाए गए थे। और मंत्री बनने के बाद में ये कहा जा रहा था कि उनकी जो दावेदारी है वो तो बहुत प्रमुख तौर पर है इस सीट को लेकर। हालांकि उस सीट को बीजेपी ने भी अभी होल्ड किया हुआ है, लगभग सभी सीटों पर अनाउंसमेंट हो गया है, लेकिन उस सीट को होल्ड किया है। लेकिन कांग्रेस ने उस सीट को क्यों होल्ड किया है, पीसी शर्मा का नाम, तब जबकि मनोज शुक्ला का नाम है, तब जबकि आरिफ मसूद का नाम है, और बाकी हम देख रहे थे कि बैरसिया जो है उसमें भी उसका भी जो नाम है, नरेला का भी नाम अनाउंसमेंट हो गया है। तो दक्षिण पश्चिम को होल्ड होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा चौंका रहा है कि क्या वजह है कि कांग्रेस को होल्ड करना पड़ा है। बीजेपी में तो चलिए ये बात है, कही जा रही थी कि शायद जो दावेदारी है वो उमाशंकर गुप्ता के अलावा राहुल कोठारी भी अपनी कहीं ना कहीं वहाँ दावे कर रहे थे, सुमित पचौरी जो जलाध्यक्ष हैं उनकी भी दावेदारी हो रही थी। तो दावेदारों की ज़्यादा संख्या होने की वजह से वो सीट होल्ड मानी जा रही थी। लेकिन कांग्रेस की सूची में पीसी शर्मा का नाम ना होना ये चौंकाता है। बिल्कुल, आपने एक बात जिक्र जब पीसी शर्मा का किया है तो हो सकता है ये माना जा सकता है कि शायद आने वाली सूची में कांग्रेस या तो इनका नाम का ऐलान कर सकती है या फिर हो सकता है इस सीट के लिए कोई नया प्लान कांग्रेस सोच रही हो। एक और रिएक्शन आया है वो भी जान लेते हैं, जहां अब आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जाहिर सी बात है कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है, और अभी जब नरेला की बात हम कर ही रहे थे तो नरेला से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला का भी बयान सामने आया, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। इंतजार कर रही कांग्रेस अब नवरात्रि के पहले दिन अपनी पहली सूची जारी की है। 140 से ज्यादा नामों पर पहली सूची में मोहर लगी है। भोपाल नरेला विधानसभा सीट से मनोज शुक्ला जी को टिकट दिया है। सर,
भरोसा जताया कांग्रेस ने उस सीट से जो बीजेपी का गढ़ बन चुकी है? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण वरिष्ठ नेताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विधानसभा नरेला का अधिकृत उम्मीदवार बनाया। रही बात चुनाव की, तो विश्वास सारंग की कार्यप्रणाली से नरेला की जनता त्रस्त है और अब की बार उनका बोरिया बिस्तर बनना तय है। क्या मुद्दे लेकर जाएंगे सर जनता के बीच? भ्रष्टाचार का मुद्दा, डर का मुद्दा, भय का मुद्दा, जिस तरीके का उस विधानसभा में वातावरण है, जिस तरीके का वहाँ जुआ, सट्टा, शराब, अवैध कार संचालित, गुंडों को संरक्षण, उससे जनता भयभीत है और जनता जवाब देने को तैयार है। सर, माना जा रहा था कांग्रेस ने अभी तक देरी कर दी सूची में, अब जारी किए 144 नाम। क्या इस सूची से कितनी उम्मीद है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परचम फहराएगा। 150 से ज्यादा सीटें हमारी आ रही हैं और इससे संतुलित और इससे अच्छी सूची कुछ भी नहीं हो सकती। ऐसे कौन से बड़े प्रोजेक्ट होंगे जिन पर पूरा ध्यान रहेगा चुनाव के बाद? ऐसे बड़े कौन से प्रोजेक्ट होंगे जिन पर ध्यान रहेगा चुनाव के बाद? पूरा जो भी जनता के काम होंगे उसको करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ भोपाल नरेला से कांग्रेस के प्रत्याशी जो पहली सूची में जिनका नाम जारी किया है, मनोज शुक्ला जी। साफ तौर पर कहना है कि नरेला की जनता अब पूरी तरीके से बदलाव चाहती है। नरेला में जिस तरीके का माहौल है उसके बाद अब कांग्रेस का आना तय है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल। तो हर एक सीट का समीकरण भी आपको समझाएंगे और उस सीट से प्रत्याशियों की क्या प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं वो भी आपको लगातार दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।